नमस्कार दोस्तों, अरेमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम व्याकरण के सबसे पहले विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदी व्याकरण का सबसे पहला विषय है भाषा व उसका स्वरूप। इसके अंतर्गत 4 बिंदुओं पर चर्चा अपेक्षित रहती है: भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। तो आज हम इन चारों विषयों पर चर्चा करेंगे। यह ऐसा विषय है जो कक्षा 7th, 8th, 9th और आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भाषा लिपि में क्या अंतर है, भाषा बोली में क्या अंतर है। तो आज का हमारी जो ज्ञान संबोधि है वो इसी विषय पर आधारित है। जैसा कि आपको मालूम है, भाषा जब मनुष्य इस धरती पर जब मनुष्य का जो शुरू का रूप आया था तो उस समय आपको पता है मनुष्य सांकेतिक भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, क्योंकि वह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। और जब मनुष्य पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था तो उसकी भाषा भी विकसित नहीं हुई थी। तो प्रारंभिक जो हमारा रूप था वो सांकेतिक रूप था। तो जैसे जैसे मनुष्य जाति उन्नति करती गई, और आपको पता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और फिर हमें जो है भाषा की आवश्यकता पड़ी। तो भाषा, आपको मालूम है कि भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलने के लिए ही हमें भाषा की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पहले हम संकेतों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते थे। भाषा, जैसा कि आपको मालूम है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर या लिखकर, और दूसरे के भावों को हम जो है भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। तो भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यदि हमें एक वाक्य में इसका अर्थ लेना चाहिए तो भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति मैंने कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को संप्रेषित करना, ठीक है। तो भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। यदि मैं अगले पॉइंट पर बात करता हूँ तो बोलते समय हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और इन्हीं से शब्द बनते हैं, और विभिन्न सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। तो जैसा आपने देखा है, हम मुख से जब ध्वनियाँ बोलते हैं, कोई भी ध्वनि कहते किसको है? ध्वनि वो होती है जो मुख से स्वतंत्र आवाज़ निकलती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो बोलना भाषा का जो है कथित रूप कहलाता है। बोलना भाषा का कथित रूप कहलाता है, और जो है उसका लिखित रूप कहलाता ही है। तो मुख्यतः भाषा के जो है 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोलचाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो भाषा का लिखित रूप होता है वो भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, मनुष्यों का सदियों पुराना इतिहास है, वो लिपि के कारण ही, लिखित रूप के कारण ही सुरक्षित रह पाया। तो भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः 2 माध्यम होते हैं। या तो हम बोल करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, या लिख करके हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के 2 साधन हो गए, मौखिक रूप और लिखित रूप। और कभी कभी एक सांकेतिक रूप की भी चर्चा की जाती है। सांकेतिक रूप वह होता है जिसमें हम ना तो बोल सकते हैं, ना हम लिख सकते हैं, केवल संकेतों के माध्यम से ही हम अपनी भावों को व्यक्त कर सकते हैं। और संकेत कौन से होते हैं? हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, हमारे चेहरे पे जो गुस्सा दिखाई देता है, आंखों में जो गुस्सा दिखाई देता है, चेहरे पे जो सुकुड़न होती है, वो भाषा के जो है सांकेतिक रूप होते हैं। तो ये सांकेतिक रूप तो हम भाषा का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे हम भाषा के 2 ही रूपों का इस्तेमाल करते हैं, मौखिक और लिखित। यदि हम भाषा की इकाइयों की बात करें तो भाषा की 4 इकाइयाँ होती हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ध्वनि, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख से जो भी स्वतंत्र आवाज़ बाहर निकलती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। और वर्ण, आपको पता है, भाषा की मूल इकाई है, जिसके मूल स्वतंत्र इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। और शब्द, आपको पता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब होता है जैसे क जमा म जमा ल, तो सार्थक शब्द बना कमल। तो सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो सार्थक शब्दों का समूह है राम पत्र लिखता है। इसमें जो सीक्वेंस है, क्रमबद्धता है, उसी कारण वाक्य कहला है। तो ध्वनि क्या हुई? ध्वनि जो मुख से आवाज़ निकली उसे हम ध्वनि कहते हैं। और जो आपकी मौखिक ध्वनियाँ होती हैं वो एक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। जो वर्ण होता है, वर्ण आपकी भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द जो है वर्णों के सार्थक मेल से बनता है, और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। यदि हम भारतीय संविधान में हिंदी की बात करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है, 14 सितंबर 1949 को 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। राजभाषा उसको कहते हैं जो राजकार्यों की भाषा होती है, ठीक है।
हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं कहते। राष्ट्रभाषा तो हमारी बहुत सारी है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं वो एक प्रकार से हिंदी की एक प्रकार से जो है भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। तो अभी हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 से लेकर के अनुच्छेद 351A 351A तक जो है हिंदी के विकास और प्रसार की बात की गई है, प्रचार की बात की गई है। क्योंकि आपको जैसा पता है हिंदी को संवैधानिक मान्यता नहीं है राष्ट्रभाषा की, लेकिन राष्ट्रभाषा का एक तरह से दर्जा प्राप्त है। क्योंकि हम राष्ट्रभाषा उसको कहते हैं जो किसी राष्ट्र के बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे राज्यों की जो है प्रथम भाषा जो है हिंदी है। जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, तो बड़े बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश है। इन बड़े बड़े राज्यों की जो है प्रथम भाषा हिंदी है और यहाँ बहुत बड़ा हिंदी बेल्ट है। तो इस वजह से जो है हिंदी को हम हिंदी अपने आप में जो है एक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो संवैधानिक मान्यता उसे नहीं है। यदि मैं बात करता हूँ बोली की, तो जैसा कि आपको मालूम है बोली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। ये भाषा का जो है स्थानीय रूप होता है, लोकल लैंग्वेज हम इसको कहते हैं। और बोली, और कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो बोली और भाषा में मुख्यतः अंतर ये होता है कि बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है और भाषा जो होता है विस्तृत रूप होता है। बोली के अंदर साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, लेकिन भाषा के अंदर साहित्य की रचना की जाती है। जब किसी बोली के अंदर साहित्य की रचना की जाती है तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। उपभाषा, जैसे आपने अवधी और ब्रज भाषा का नाम सुना है। अभी आजकल अवधी और ब्रज जो है भाषाओं के रूप में प्रचलित है, लेकिन ये कभी बोलियां थी। तो जब इनमें साहित्य की रचना होने लगी, जैसे सूरदास जी ने सूरसागर लिखा, साहित्य लहरी लिखी, ग्रंथ लिखे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, तो ये बोलियां थी। बोलियों से इनका सम्मान बढ़ा और ये भाषाएं कहलाई और आज इनको हम भाषा के रूप में जानते हैं। आज इनको भाषा का सम्मान प्राप्त है। तो बोली के लिखित रूप को उपभाषा कहते हैं। और कुछ समय के बाद जब उस उपभाषा के अंदर और साहित्य की रचना होने लगती है तो वह भाषा का सम्मान प्राप्त करती है। यदि मैं बात करूं लिपि की, लिपि जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, तो लिपि भाषा की मौखिक ध्वनियों को, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जो मुंह से निकलती हैं ध्वनियाँ, भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। चिन्ह मैंने सिंबल्स, और इन चिन्हों की जो व्यवस्था होती है उसी को हम लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ होती हैं उनके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और जो उन चिन्हों की व्यवस्था होती है, जो सीक्वेंस ऑर्डर होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी आपको पता है संस्कृत की भी लिपि है, क्योंकि हिंदी की जननी हम संस्कृत को ही मानते हैं। तो जो देवनागरी लिपि है वो 4 भाषाओं की लिपि है। हिंदी की लिपि है, संस्कृत की लिपि है, मराठी की लिपि है और नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो ये जो देवनागरी लिपि है ये विश्व की वैज्ञानिक लिपियों में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिक लिपि हम उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकता हो। यदि हम देवनागरी लिपि की बात करें तो इसमें जो अक्षर जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे हम अंग्रेजी के रोमन की बात करें तो उसमें कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है, शेप अलग है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो अक्षर, जो वर्ण जैसा बोला जाता है वो वैसा ही लिखा जाता है, उसमें कैपिटल और स्मॉल का चक्कर नहीं है। इसलिए देवनागरी लिपि को जो है विश्व की वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है। यदि मैं आगे बात करता हूँ तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं भी हैं। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। फिर इनके आगे आगे जो है बोलियाँ भी हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंदर आपकी खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी या बांगरू आती है। फिर आपकी पूर्वी हिंदी है, इसमें अवधी आती है, बघेली आती है, इसमें छत्तीसगढ़ी आती है, बिहारी हिंदी है, इसमें मैथिली आती है, मगही आती है, इसमें भोजपुरी आती है, राजस्थानी हिंदी है, उसमें मेवाती है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, हाडोती है। पहाड़ी हिंदी के अंदर आपकी मंडियाली है, हिमाचली है, कुमायूनी है, गढ़वाली है। तो इस तरह से ये हिंदी की 5 भाषाएं हैं और इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। वो जब हिंदी की भाषाओं से संबंधित आपको लेक्चर दिया जाएगा तब उसमें डिटेल बताया जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण आपको पता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझने के लिए ही हमें व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आपको पता है यदि हम व्याकरण शब्द के टुकड़े करते हैं, वी प्लस वी जमा आ जमा करण, तो वी का अर्थ होता है विशेष रूप से
आ का अर्थ होता है पूरी तरह से, करण का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो विशेष रूप से पूरी तरह से व्याख्या करने को ही हम व्याकरण कहते हैं। यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को समझकर उसे शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना समझते हैं। यदि हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना है, किसी भाषा को शुद्ध लिखना है, किसी भाषा को जो है शुद्ध जानना है, तो व्याकरण के नियमों का जानना अपेक्षित होता है। बिना व्याकरण के नियमों के आप किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, उसको शुद्ध लिख नहीं सकते, उसको शुद्ध बोल नहीं सकते। इसलिए ही व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं व्याकरण के अंगों की बात करता हूँ तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं। व्याकरण के इन 3 अंगों के अंतर्गत ही सारी व्याकरण आती है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंदर हम क्या करते हैं, वर्णों के स्वरूप पे चर्चा करते हैं, उसके भेदों पर चर्चा करते हैं, स्वर व्यंजन पे चर्चा करते हैं, उसके उच्चारण स्थानों पर चर्चा करते हैं। यदि हम शब्द विचार की बात करते हैं तो उसमें हम शब्दों के रूपों पर चर्चा करते हैं, उसकी बनावट पे चर्चा करते हैं, उसके कितने भेद हैं इस पर चर्चा करते हैं, वो लिंग पे चर्चा करते हैं कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, या हम उसके एक वचन बहुवचन पर चर्चा करते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द विचार के अंतर्गत विचारणीय बिंदु हैं जो हम व्याकरण के दूसरे भाग के अंतर्गत करते हैं। तो व्याकरण का जो तीसरा अंग है उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। इसमें वाक्य रचना पर चर्चा की जाती है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के हैं, फिर उसके भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य रचना की दृष्टि से, फिर उसका विश्लेषण है, वाक्य विश्लेषण आता है, वाक्य संश्लेषण आता है। तो इस प्रकार से जो है हम व्याकरण के अंगों पर चर्चा करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा और उसके स्वरूप के अंतर्गत 4 ही बिंदु विचारणीय हैं। एक तो भाषा, बोली, भाषा, बोली, उसके बाद आपकी लिपि और व्याकरण, और फिर उनके अंतर्गत कुछ उप विषय आते हैं जिन पे मैंने बीच बीच में चर्चा की, जैसे भाषा आया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है भाषा व उसका स्वरूप, ये हिंदी व्याकरण का सबसे पहला अध्याय है। इसके बाद ही आगे व्याकरण शुरू होती है। भाषा मैंने आपको बता ही दिया, भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन है, एक शब्द मिले। बोली का लिखित रूप जो है उपभाषा कहलाता है, बोली जो है भाषा का स्थानीय रूप है। व्याकरण जो है किसी भाषा को शुद्ध समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लिपि आपको पता है मौखिक ध्वनियों को लिखने की एक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये व्याकरण का पहला अध्याय भाषा व उसका स्वरूप समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, मैं व्याकरण पे एक लंबी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें व्याकरण के हर भाग पर चर्चा की जाएगी। और अगर आप इन पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आप हिंदी व्याकरण के अंदर आपकी कभी गलतियाँ नहीं होंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अत्यधिक लाभ होगा। अगले किसी लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।